नमस्कार। तो हमारे पुराने बच्चों के प्रेशर के बाद मैं फिर से वापस आ गया हूँ अपने चैनल स्टडी विद पांडव पे। हमारे साथ जो भी बच्चे कोरोना टाइम में जुड़े हुए थे उनका फिर से प्रेशर आना शुरू हो गया था। तो चलो अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और रेगुलर आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगा। तो अब हमारा जो वीडियो होगा वो फॉर्मली होगा, सिंपल सा ऐसे ही बैठ के आपके सामने वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। बाकी पहले क्या होता था, मैं लिखता था, समझाता था। बाकी अब मुझे उम्मीद है कि मैं सिर्फ बोलूँगा, अगर आप कंसंट्रेट होके 5 से 6 मिनट समझ सुनते हैं तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। पहले क्या था कि मैं 12th के बच्चे को 10th के बच्चे को पढ़ाता था तो लिख के पढ़ाता था कि बच्चे नोट्स जो है बना सके। अब कोई मैं एक इंडिविजुअली कोई क्लास को नहीं पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज के लिए, सबके लिए है ये वीडियो, ठीक है। 10th में हो, 8 में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, सब बच्चे इसको देख सकते हैं, या जो जॉब करते हैं वो भी देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। डेली बेसिस पे हमारा क्वेश्चन वीडियो आएगा और कमेंट में जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जो है हम वीडियो बनाया करेंगे। तो आज हमारे एक बच्चों का क्वेश्चन था कि सर, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया था कि सर जो राजनीतिक दल है वो जो चुनाव में जो खर्च करते हैं रुपया, उनको कहाँ से मिलता है? क्या हम जो टैक्स देते हैं, हमारे पेरेंट्स जो टैक्स देते हैं, जो पीएफ कटता है, या हम रोड टैक्स देते हैं, एडुकेशन टैक्स देते हैं, और खाना का जो सामान खरीदते हैं टैक्स देते हैं, उसमें जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आता है, वहाँ से वो चुनाव प्रचार में पैसा खर्च करते हैं या कहीं और से आता है? तो आपको जानना चाहिए कि जो आपका जो टैक्स, आप जो टैक्स देते हैं वो जाता है आर्टिकल 266 क्लोज 1, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंचित निधि कोष हिंदी में। आप 266 को आप जाके देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पिताजी अगर जॉब करते हैं और उनका जो पीएफ कटता है, जो कि गवर्नमेंट को बाद में वापस करना है, वो तो जाती है लोक निधि कोष में, वो होता है 266 क्लोज 2। उसके बाद कुछ उसी में से लेके एक एक और निधि होता है आकस्मिक निधि, जो प्रेसिडेंट के हवाले होता है, उसमें पैसा रखा जाता है, वो होता है 267। अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल इजकल टू अनुच्छेद, ठीक है। हिंदी में आर्टिकल, सॉरी इंग्लिश में आर्टिकल और हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो वो पैसे कोई भी चुनाव प्रचार में खर्च नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कोई भी राजनीतिक दल के द्वारा अपने बेनिफिट के लिए नहीं खर्च किया जाता है। बाकी क्या होता है रियलिटी, उसकी अलग बात है, ये नियम के अनुसार। अब चलिए कहाँ से आती है पैसा। देखो, होता क्या है कि अभी हाल में ही क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि राजनीतिक दल को जो पैसा मिलता है, जो फंड मिलता है इलेक्शन के लिए, जिसको इलेक्टोरल फंडिंग बोलते हैं, उसका ब्यौरा आप जो है डाटा जो है पेश करिए। यानी 30 सितंबर 2023 तक जो भी राजनीतिक दल को जो इलेक्टोरल फंडिंग के तहत उनको जो फंड मिला है, उसका डाटा आप पेश करिए। तो आप समझिए कि इलेक्टोरल फंडिंग होता क्या है और कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है और आपने एडमिशन लिया, तो आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप कैश में उनको पैसा दे दे, या तो आप जो है यूपीआई कर दे, नेट बैंकिंग कर दे, या तो चेक कर देते, चेक के माध्यम से देते। तो मान लो कि हम चेक के माध्यम से देते हैं, तो आप मान लो कि ये एक चेक है। आपने क्या किया, आपने अपने चेक पे लिखा 10,000 ऑनली, जो भी लिखते हैं उसको लिख के आपने उसको दे दिया। वो क्या करते हैं, वो बैंक के पास जाते हैं और वो बैंक में देते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आपके अकाउंट से काटते हैं और इनके अकाउंट में डाल देते हैं, जहां जिनको आपने चेक दिया था। यही होता है। तो इसके लिए क्या होता है, पार्टी को जो फंड मिलता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत मिलता है। मान ले कि आप एक पार्टी के मेंबर हैं, या पार्टी के सपोर्टर हैं, या आप एक कंपनी ओनर हैं, या एक कोई बड़ी कंपनी है या संस्था है, और उस पार्टी को पैसा देना चाहती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत माध्यम से देती है। होता क्या है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही एक अथॉरिटी है, जो है आप इलेक्टोरल बॉन्ड को बेच सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इसको तो मान ले तो चेक, ठीक है। एक सिंपल सा वर्ड में अगर बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब चेक। तो आप मान लीजिए कि आप एक कंपनी है, आप गए एसबीआई के पास और आपने कहा कि हमें 10,000 का इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी कि 10,000 का चेक दे दीजिए। उसको चेक नहीं बोलेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड, वो राजनीतिक दल को आप देंगे, ठीक है। हम समझाने के लिए चेक वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 10,000 का, 10,000, 1,000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ तक का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला चेक ले सकते हैं। चेक वर्ड यूज नहीं होना है, इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं। मैं समझाने के लिए चेक वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, ये फिक्स नहीं है कि आप कितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं, आप कितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। आपने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और बैंक गए, एसबीआई के पास ही अथॉरिटी है, एसबीआई के पास जनवरी में
अप्रैल में, फिर 2 महीने छोड़ के जो भी आती होगी उसके प्रथम 5-10 दिन के अंतर्गत इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचने का जो है नियम होता है। एसबीआई के पास ही आप गए, आपने कहा कि 10,000 का इलेक्ट्रल बॉन्ड दीजिए, आपने 10,000 रुपया उसको दिया और आपको मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड। ये मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड, यहाँ लिखा है 10,000, ठीक है। जिस पार्टी को आपको देना है आपने दे दिया। अब वो पार्टी क्या करेगी, इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए एक अलग से खाता खुलाएगी। वो पार्टी, जिस पार्टी को आपने दिया है, वो पार्टी वो अगर ऑलरेडी खुला चुकी है इलेक्ट्रल बॉन्ड को बनवाने के लिए खाता, तो वो बैंक एसबीआई जाएगी, इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने जिस पार्टी को दिया वो जमा करेगी और उनके खाता में पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया में इतने सारे पार्टी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, आपको जान के हैरानी होगी कि 25 ही राजनीतिक दल यानी पार्टीज, 25 ही पार्टी ऐसी है जिसके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए जो है जो भी खाता चाहिए उसको खुलवाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक फैक्ट मिला। उसके बाद अब आपको जान के हैरानी होगा कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से हमने जो पैसा दिया, अगर इलेक्शन कमीशन कहती है हमको हिसाब चाहिए, तो उसमें 20,000 से कम के जो चेक हैं, 0 से लेके 20,000 तक के चेक का कोई भी हिसाब देने के लिए अनिवार्यता नहीं है। आप कितना भी बॉन्ड ले लीजिए। अब देखिए क्या होता है, अगर रियल सिनेरियो की बात करें, अगर कोई कंपनी है और कोई पार्टी है, दोनों आपस में जुड़ी हुई है, क्या करती है कंपनी, 20,000 से कम का चेक खरीदती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है, चेक नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है, ठीक है, और वो पार्टी को दे देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अनलिमिटेड चेक इलेक्ट्रल बॉन्ड आप खरीद सकते हैं, अनलिमिटेड, कोई भी संख्या नहीं है कि आप 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं खरीद सकते, आप 20 से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, अनलिमिटेड है, कोई निर्धारित नहीं है, तो अनलिमिटेड ही है, सिंपल सी बात है। तो वो 20,000 से कम का खरीदता है। क्यों खरीदता है? ताकि उनकी सपोर्ट का जो पार्टी है उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिसाब ना देना पड़े। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नियम होता है कि लोकसभा में इतना रुपया से, एक डाटा मुझे नहीं पता है, फैक्ट नहीं पता है कि लोकसभा अगर चुनाव है तो कोई पार्टी इतना से ज़्यादा रुपया खर्च नहीं कर सकती, विधानसभा का इलेक्शन है तो इतना से रुपया ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती, ठीक है। अगर किसी पार्टी को मान लेते हैं 20,000 से ज़्यादा का इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ मिल रहा हो, उनको तो हिसाब देना ही है इलेक्शन कमीशन को, ठीक। इलेक्शन कमीशन उसको कभी भी हिसाब ले सकती है, लेकिन 20,000 से कम का इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसका हिसाब देना अनिवार्यता नहीं है, अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर इसमें इतना प्रॉब्लम है कि 20,000 से कम का जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पैसा मिलता है तो उसका हिसाब किताब नहीं देना पड़ता है किसी पार्टी को, वो पैसा अंधाधुंध खर्च करती है, तो क्या किया जा सकता है, सुझाव क्या हो सकता है कि इसमें इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके सुझाव में आप 4 पॉइंट आप दे सकते हैं। जैसे कि पहला ये दे सकते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को आप ख़त्म करके जब भी चुनाव हो तो जो फंडिंग है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत ना होकर कोई स्टेट उसको फंडिंग दे, स्टेट किस हर एक पार्टी को फंडिंग दे कि अगर आपके पास प्रॉपर इतना सीट से इतना सीट है तो आपको इतना फंड मिलेगा, इतना सीट है तो इतना मिलेगा। अब फंड लेने के लिए ऐसा ना हो कि सब पार्टी ही बना ले और सबको फंड मिले, ऐसा नहीं हो, उसके लिए नियम बनेगा। तो ये जो फंडिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से मिलता है उसको ख़त्म कर दिया जाए और फंडिंग जो है स्टेट दे, ठीक है। पहला ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो राजनीतिक दल है उनके जो इलेक्ट्रल फंडिंग जो मिलता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत उसको आरटीआई के अंदर ला दिया जाए, ताकि क्या होगा कि पता चल सके कि कौन से आदमी, कौन से कंपनी किस पार्टी को कितना पैसा देती है। इससे पारदर्शिता भी आ सकती है। जैसे कि अगर बात करें तो जर्मनी, जापान, अमेरिका, फ्रांस, ये सभी कंट्री है जहाँ पे आरटीआई के तहत राजनीतिक दल और चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड को रखा गया है कि कोई भी आदमी आरटीआई के तहत पता कर सकता है कि इस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया है। इससे क्या होगा, पारदर्शिता आएगा। अब ये भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत जो पैसा मिलता है, पहले क्या इसमें क्या था कि 20,000 से कम का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलता था उसका हिसाब किताब कोई भी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं देती थी, वही पैसा अंधाधुंध को खर्च करता था। इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड को रखना है तो क्या करना होगा कि कोई भी पैसा मिला, कितना भी इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला, 1,000 का मिले या 10,000 का मिला या 1,00,000 का मिला, सबका हिसाब किताब, सबका विवरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हर एक पार्टी को देना चाहिए। अब जो विवरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिला है, या तो इलेक्शन कमीशन खुद एक संस्था बनाए या क्या के माध्यम से उसका जो विवरण मिला है उसका जांच किया जाए।
क्या किसी पार्टी ने जो भी विवरण दिया है कि हमें इस पार्टी, इस लोगों ने, इस संस्था ने, इस आदमी ने इतना पैसा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, तो क्या वो सही विवरण दिया है? उसके लिए कैग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद अपनी एक संस्था बना के क्या कर सकती है, जांच करवा सकती है। तो ये सभी काम वो करवा सकती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है, अब देखो, अगर आरटीआई तहत, अगर आरटीआई के अंदर अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को या राजनीतिक दल के जो फंडिंग मिलते हैं उसको ला दिया जाए, तो राजनीतिक दल की भी डेमोक्रेटिक हो जाएगा, राजनीतिक दल भी डेमोक्रेटिक हो जाएगा, चुनाव भी डेमोक्रेटिक तरीके से होगा, और जो डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। उम्मीदतः इलेक्ट्रल बॉन्ड आपको समझ आ गया, कमी समझ आ गया होगा, इसमें क्या सुझाव हो सकते हैं ये भी समझ आ गया होगा आपको। तो वीडियो अगर आपको समझ आया तो कमेंट कर देना कि हाँ वीडियो समझ आया है, और अगला टॉपिक क्या हो ये कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर देना, ताकि मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पर बना सकूं। अदरवाइज हमें बच्चों ने सजेस्ट किया है कि इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं उसको आप समझा दें। तो हमें जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा, सिक्वेंस से नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक आर्टिकल अलग अलग है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो सीक्वेंस से चले। तो मुझे जो समझ लगेगा, जो सही लगेगा, जो जान, क्योंकि बच्चा मान लो 15 तो ऐसे ही याद रहता है, ठीक है। जो नहीं आता, जो कंसेप्ट बेसिस पे है, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज कमेंट कर देना चैनल, और कि कैसा लगा ये वीडियो, समझ आया, और अगला वीडियो सजेस्ट कर देना। और वीडियो ही समाप्त करते हैं। वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।